अब हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे। देखिए क्या किया हमने, इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे समझ में आएगा। पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम रखा है नोड, और नोड में दो वेरिएबल हैं, दो फील्ड हैं, दोनों इंटीजर हैं, डेटा 1 और डेटा 2। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक s1 नाम का वेरिएबल बना दिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया वहीं पे 50 और 60। तो क्या होगा, स्टैक एरिया में, मेन फंक्शन के स्टैक एरिया में क्या होगा, s1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें वैल्यू आ जाएगा क्या, 50 और 60। फिर हमने क्या किया, एक ptr1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ptr1 नाम का भी एक वेरिएबल आ गया और उसमें s1 का एड्रेस डाल दिया, और s1 का एड्रेस है मान लीजिए टेट्रा1, तो ptr1 में आ जाएगा टेट्रा1। ये जो हमने s1 डिक्लेयर करके ये मेमोरी ब्लॉक मांगा है, इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइम पे एलोकेशन। यानी कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा तभी समझ में आ जाएगा कंपाइलर को कि आपको एक s1 नाम का वेरिएबल चाहिए, और वो आपको 8 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक देगा। 8 बाइट क्यों, क्योंकि हमारे दोनों इंटीजर हैं। तो सीधा सीधी समझिए, इस स्ट्रक्चर का जो एक साइज होगा उस साइज का एक मेमोरी ब्लॉक आपको देगा जब आप s1 करके डिक्लेयर करेंगे। तो ये कंपाइल टाइम पे ही कंप्यूट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि कंपाइल टाइम में कंप्यूट नहीं होता है, बल्कि जब अपना प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो आपके लिए मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, उसके पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ptr1 में आपने क्या कर दिया था, s1 का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब s1 के डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, दो तरीका है, एक तो इस वेरिएबल को यूज करके या फिर इस पॉइंटर को यूज करके। तो वेरिएबल को यूज करके कैसे करेंगे, s1.data1 s1.data2। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा 50 60। पॉइंटर को भी यूज करके कर सकते हैं, ptr1 का डेटा 1 और ptr1 का डेटा 2, तो यहाँ भी आपको 50 60 आएगा। तो ये जो s1 है हमारा, ये मेमोरी ब्लॉक, ये हमको स्टैटिक एलोकेशन से मिला है, यानी कि कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो गया था कि मिलना है। अब आते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे। हमने फिर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया ptr2। तो एक पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा ptr2, वो भी स्टैक एरिया में ही आएगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से ptr1 को इस ब्लॉक को पॉइंट करवा दिए कि ptr1 भैया तुम इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करवाओ, ptr2 में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक मेमोरी ब्लॉक मांगेंगे, और जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी ब्लॉक आता है तो वो आता है आपके हीप एरिया में। जब स्टैटिक था ये स्टैटिक एलोकेशन तो आपके स्टैक एरिया में s1 आ गया, लेकिन जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ब्लॉक मांगेंगे तो वो आएगा हीप एरिया में। तो हम करेंगे क्या, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक मेमोरी ब्लॉक मांगेंगे और ptr2 को इस मेमोरी ब्लॉक में पॉइंट करवा देंगे। यही करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ये ब्लॉक मिलेगा कैसे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी मांगना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं मैलोक। तो आप ये फंक्शन कॉल कीजिए मैलोक, और उसमें कितने साइज का आपको मेमोरी चाहिए, मुझे 8 बाइट का चाहिए तो कर दीजिए 8। तो क्या होगा, ये मैलोक फंक्शन जो है एक 8 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। समझ गए, 8 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा, और इस मेमोरी ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए 1001 हुआ, तो वो जो है 1001 रिटर्न करेगा। मैलोक 8 बाइट का क्रिएट करेगा और ये जो ब्लॉक का एड्रेस है वो रिटर्न करेगा मैलोक। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आप देखिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, हमको चाहिए इस स्ट्रक्चर का मेमोरी ब्लॉक एक रन टाइम पे। तो हम लोग कर रहे हैं मैलोक, ये सब बाद में समझाता हूं, पहले ये देखिए मैलोक, और हमको कितने साइज का चाहिए, 8 बाइट का। तो उसको हमने इस तरह से लिखा है, टेक्निकली लिखा है। क्या किया हमने, एक फंक्शन यूज किया है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो जब साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड करेंगे, साइज ऑफ जो है एक फंक्शन है, और जब आप स्ट्रक्ट नोड करेंगे उसमें तो आपको ये 8 बाइट ही रिटर्न होके आएगा। इसका मतलब यही हुआ 8 बाइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई कांस्टेंट नंबर नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो हो ये मैजिक नंबर, कांस्टेंट नंबर को मैजिक नंबर बोलते हैं, उससे इंडिपेंडेंट हो। और एक रीजन है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आप कर दीजिए मैलोक, और जिस साइज का आपको चाहिए, तो हमको चाहिए साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का, तो हमने साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड डाल दिया इसमें।
तो मैलोक और साइज आपने डाल दिया, तो क्या होगा, एक 8 बाइट का हीप एरिया में क्रिएट हो जाएगा ब्लॉक, और उसके दो फील्ड होंगे, डेटा 1 और डेटा 2। तो ये क्रिएट हो गया, और इसका एड्रेस क्या है, मान लीजिए 1001। तो मैलोक फंक्शन क्या करेगा, आपको 1001 रिटर्न करेगा। अब वो 1001 क्या है, एड्रेस है, तो उसको रखेगा कौन, कोई पॉइंटर वेरिएबल रखेगा, तो इसीलिए हमने उसको ptr2 में असाइन कर दिया। ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको हमने ptr2 में असाइन कर दिया। एक चीज यहां और किया है, स्ट्रक्ट नोड स्टार, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या होता है कि ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा ये इस पॉइंटर वेरिएबल का नहीं रिटर्न करेगा, मतलब ये जो एड्रेस रिटर्न होगा इस मेमोरी ब्लॉक का, हर एड्रेस का भी टाइप होता है पॉइंटर में, आपको पता है। एड्रेस या तो इंटीजर के का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, उसी तरह से स्ट्रक्चर नोड का भी हो सकता है। तो मैलोक जब रिटर्न करता है ना, तो ये नहीं बताता है कि ये किस टाइप का एड्रेस है, वो हमें खुद कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमको किस टाइप का एड्रेस चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रक्चर टाइप का, तो इसीलिए कन्वर्ट करने के लिए हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया स्ट्रक्ट नोड स्टार जो है टाइप कास्टिंग है, मतलब जो भी एड्रेस यहाँ पे आया है उसको तुम कन्वर्ट कर दो किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का। तो क्या होगा कि आप ptr2 में असाइन कर पाएंगे, क्योंकि ptr2 किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का है, तो जो एड्रेस आया उसको इसमें कन्वर्ट करो। तो बस यही चीज़ है, 3 चीज़ ध्यान रखिए, मैलोक फंक्शन का नाम, और उसमें कितना साइज का चाहिए मेमोरी चंक आपको, वो साइज दे दीजिएगा, और जो एड्रेस रिटर्न होगा वो किस टाइप के वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम दे दीजिएगा। जैसे मेरा ptr2 किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड स्टार का, तो हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार दे दिया, तो देखिए ptr2 में आ जाएगा। तो क्या होगा, 1001 आ जाएगा यहाँ ptr2 में जब आप ये काम करेंगे। तो इस तरह से आपने डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कर दिया। तो एक बार जब आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दिया, तो क्या किया, एक मेमोरी ब्लॉक मांग लिया, और वो कहाँ क्रिएट होगा, हीप एरिया में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप एरिया में होगा, और उसको जो एड्रेस दिया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन मैलोक, उसको आपने ptr2 में असाइन कर दिया। तो एक चीज देखिए कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी ब्लॉक मिला है उसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल होना कंपलसरी है, नहीं तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। s1 को आप दोनों चीज से यूज कर सकते थे, वेरिएबल के नाम से s1.data s1.data2, या फिर पॉइंटर के नाम से ptr1 का डेटा और ptr1 का डेटा 2, मतलब डेटा 1 और डेटा 2। लेकिन ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है इसका कोई वेरिएबल नाम तो है नहीं, तो आप सिर्फ पॉइंटर से ही इसको यूज कर पाएंगे। जैसे ptr2 का डेटा 1 कर दिया हमने 80, तो यहाँ पे 80 मिल जाएगा, और ptr2 का डेटा 2 कर दिया 90, तो यहाँ पे हम 90 कर दिए। तो एक ही तरीका इसको रीड राइट करने का। तो ये तो हमने राइट कर दिया, उसी तरह से रीड कर सकते हैं, प्रिंटफ %d ptr2 का डेटा 1 ptr2 का डेटा 2। तो इस तरह से यहाँ प्रिंट भी करवा देंगे 80 और 90। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंटर वेरिएबल जरूरी है जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो और एक चीज आपको बताता हूं कि ये जो है जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो ये तब तक रहेगा जब तक कि आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। ये तो देखिए जो स्टैक एरिया में है, जब फंक्शन गायब होता है तो स्टैक एरिया क्लीन हो जाता है, तो सारे वेरिएबल सब डिलीट हो जाते हैं। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को आपको डिलीट करना पड़ेगा हटाने के लिए, उसका तरीका अलग है, फ्री फंक्शन होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अब आइए 2-3 सिनारियो देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर एक मॉडिफाई नाम का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो क्या होगा, मॉडिफाई नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल यहां मिल जाएगा मुझे, और फिर क्या किया, मैंने मॉडिफाई को एक मेमोरी ब्लॉक असाइन करवा दिया मैलोक कॉल करके। तो मैलोक कॉल करके हमने एक मेमोरी ब्लॉक दिलवा दिया, और मान लो इसका एड्रेस है 2001, तो यहाँ आ जाएगा 2001, और मॉडिफाई जो है इसको पॉइंट करेगा 2001 को। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन लिखे हैं, उसका नाम है मॉडिफाई नोड। तो क्या हुआ, हमने उसको कॉल किया, उस फंक्शन को मॉडिफाई नोड फंक्शन को कॉल किया, जो कि यहाँ पे है। तो क्या होगा, मॉडिफाई नोड के लिए भी एक स्टैक बन जाएगा,
मॉडिफाई नोड के लिए भी एक स्टैक बन जाएगा। ये मेन का है और ये मॉडिफाई नोड का है। और उसमें हमने क्या किया है, पास कर दिया है मॉडिफाई को। मॉडिफाई का वैल्यू कितना है 2001, तो हमने 2001 पास कर दिया है। तो वहाँ रिसीव करने वाला भी कोई होना चाहिए, यहाँ पे है ptr1। तो मॉडिफाई नोड फंक्शन में ptr1 करके एक वेरिएबल है, वो ले लेगा ये एड्रेस जो मॉडिफाई में है, क्या है 2001, तो इसमें 2001 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें 2001 आएगा तो ये भी इसी ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा। अब हम ptr1 को यूज करके, जो ये ptr1 है मॉडिफाई नोड में, उसको यूज करके डेटा को चेंज कर देंगे, मतलब डेटा इंटर्ट करेंगे। तो 41 और 51 हमने डाला है, तो यहाँ 41 आ जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन खत्म। तो जैसे ये फंक्शन खत्म होगा, मॉडिफाई नोड का स्टैक चला जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? तो उसका स्टैक गया और हमारे पास कॉल यहाँ आ गया कि चलो मॉडिफाई नोड खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइम में आ जाओ। नेक्स्ट है printf। तो आप मॉडिफाई जो है किसको पॉइंट करा, इसी को, तो आप डेटा 1 और डेटा 2 को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके पास 41 और 51 आ जाएगा। यहाँ प्रिंट करेंगे तो 41 और 51 आ जाएगा। ये तो एक सिनेरियो था, बड़ा हैप्पी सिनेरियो था। तो अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया है। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट नोड स्टार एलोकेट, और इसका शुरू में वैल्यू हम नल दे दिए। किसी भी पॉइंटर में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं नल से। तो क्या होगा, जैसे ही आप ये करेंगे, एलोकेट नाम का एक वेरिएबल मेन में आ जाएगा, मेन के स्टैक में, और उसमें नल वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं किए हैं अभी, तो नल वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे एलोकेट नोड। तो एलोकेट नोड जो नाम का एक फंक्शन आ गया, और उसका बन गया स्टैक आपके पास यहाँ एलोकेट नोड का, और उसमें पास कर दिया आपने एलोकेट। एलोकेट का वैल्यू क्या है, नल। तो एलोकेट नोड यहाँ है और वो रिसीव कर रहा है पॉइंटर को। हम लोग पॉइंटर पास कर रहे हैं, और तो पॉइंटर रिसीव करने वाला तो भी होना चाहिए। तो ये क्या है वैल्यू उसमें, नल, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। तो क्या होगा, एलोकेट नोड के स्टैक में ptr2 नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा नल शुरू में। आप देखिए ptr2 में हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं इसी फंक्शन में, एलोकेट नोड फंक्शन में। तो इसका भी हीप एरिया में ही होगा, हीप एरिया कॉमन होता है, तो सारा फंक्शन का हीप एरिया यही है। तो हमने एलोकेट करवा दिया मेमोरी, और मान लो इसका एड्रेस कितना है 3001 है एड्रेस। तो वो किसको चला जाएगा, ptr2 में। तो ptr2 नल से 3001 हो जाएगा, और ptr2 किसको पॉइंट करेगा, ptr2 पॉइंट करेगा इसको 3001 वाले को। अब हम ptr2 का डेटा 100 और 400 कर रहे हैं, तो ये पहला वाला 100, दूसरा वाला 400। अब देखिए क्या हुआ, एक चीज कि यहां तो सब कुछ हो गया काम, फंक्शन खत्म। अब ये रिटर्न होगा नेक्स्ट लाइन यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते, प्रिंट करवाना चाहते, किसको, एलोकेट के डेटा 1 और डेटा 2 को। प्रिंट एफ एलोकेट का डेटा 1 और डेटा 2। तो क्या होता, आपका प्रोग्राम जो है क्रैश कर जाता। क्यों? क्योंकि एलोकेट अभी भी नल है। जो कुछ भी हुआ, हमने एलोकेट को पास किया, तो एलोकेट का वैल्यू कॉपी हो गया ptr2 में, और फिर जो भी मेमोरी एलोकेशन हुआ वो ptr2 के लिए हुआ। एलोकेट तो मेन के स्टैक में था, तो एलोकेट में अभी भी वैल्यू नल ही है। तो नल का जब आप डेटा प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो अभी देखिए हमने जो क्रैश का प्रॉब्लम देखा उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑल डीपी। तो ऑल डीपी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल आ गया, उसमें हमने नल असाइन कर दिया, तो अभी वैल्यू क्या है, नल। अब हम लोग एलोकेट नोड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस बार नाम रखा है एलोकेट नोड डीपी। तो वो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। पिछले बार हमने क्या किया था, सीधा ये वेरिएबल पास कर दिया था, पॉइंटर वेरिएबल पास कर दिया था। अभी हम लोग इसका एड्रेस पास करेंगे। तो जब एड्रेस पास करेंगे पॉइंटर वेरिएबल का, एक तो ये खुद पॉइंटर है, ऊपर से इसका एड्रेस, तो जब वो पास करेंगे तो यहाँ रिसीवर क्या होगा, डबल पॉइंटर होगा।
अगर ये सीधा पॉइंटर आप पास कर रहे होते तो ये भी पॉइंटर होता, लेकिन अभी आप एड्रेस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल पॉइंटर होना पड़ेगा। तो पीटीआर में क्या होगा, ऑल डीपी का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। ऑल डीपी का एड्रेस है टेट्रा 2, तो यहाँ टेट्रा 2 हो जाएगा। तो एक तरह से देखिए पीटीआर जो है ऑल डीपी को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, पीटीआर को यूज करके चेंजेज ऑल डीपी में करवाएंगे डी रेफरेंसिंग करके। तो क्या कीजिएगा, पीटीआर के आगे स्टार लगा दीजिएगा। जब पीटीआर के आगे स्टार आप लगा देंगे तो वो उस वेरिएबल के ही बराबर हो जाएगा जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो पीटीआर ऑल डीपी को पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर के आगे स्टार लगाने से वो ऑल डीपी हो जाएगा। तो अब जब ये कर देंगे तो आप समझिए कि यहीं पे होगा जो भी ऑपरेशन होगा डायरेक्ट। तो यहीं पे हम कर दें मैलोक इनटू साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। जब आप ये करेंगे तो एक कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा कि नहीं, और उसका एड्रेस कहाँ आ जाएगा, जो 3000 एड्रेस है इस ब्लॉक का मान लीजिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पे सीधा ALDP जो है वो जाके अपडेट होगा। अब आप जो करेंगे सब इसी को यूज करके करेंगे। तो ऑल डीपी जो है इसको पॉइंट करेगा। तो पीटीआर का स्टार पीटीआर का डेटा 1 में 80 डाल दीजिए और स्टार पीटीआर का डेटा 2 में 90 डाल दीजिए, हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे ऑल डीपी का डेटा 1 एंड डेटा 2 तो आपको 80 और 90 मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, डबल पॉइंटर का डी रेफरेंसिंग। आइए अब आपको फ्री फंक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए हमने क्या किया है, वही स्ट्रक्चर अपना है जिसमें दो फील्ड है डेटा 1 और डेटा 2, और एक फंक्शन लिखा है क्रिएट नोड। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग मेन फंक्शन से, ये जो हमारा मेन फंक्शन है वहाँ से एक दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसका नाम है क्रिएट नोड। तो क्रिएट नोड कॉल होगा तो उसके लिए स्टैक बन जाएगा क्रिएट नोड। और क्रिएट नोड में क्या है, देखिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ptr, और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के थ्रू उसको एक मेमोरी ब्लॉक दे रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप का, मान लीजिए 2001। तो क्या होगा, इसमें 2001 आ जाएगा और ये ptr इसको पॉइंट करेगा। अब ये 80 90 इसको असाइन कर दिए तो 80 और ये 90 आ जाएगा। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 80 और 90। जैसे ही इतना काम खत्म होगा स्टैक गायब, ये जो क्रिएट नोड का स्टैक है गायब, क्योंकि पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो देखिए पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब वो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हम फिर क्रिएट नोड फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, फिर से नया स्टैक बनेगा क्रिएट नोड का, और उसमें एक पॉइंटर वेरिएबल भी आएगा क्योंकि इसमें है पॉइंटर वेरिएबल लोकल, तो पॉइंटर वेरिएबल आ गया। और फिर से आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करवा रहे हैं तो अब इस पर नया ब्लॉक बनेगा, और इस बार मान लीजिए एड्रेस है 3001, तो पीटीआर में चला जाएगा 3001। और इस बार फिर वैल्यू आप 80 90 या कुछ और भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम 85 95 डाल दें, लेकिन हाँ हमारा ये मैजिक नंबर है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको ऐसे प्रोग्राम में चेंज थोड़ी करेंगे। तो 80 90 डाल दीजिए, तो इसमें 80 90 आ गया। जैसे ही यहाँ पे आए प्रिंट करेगा 80 90, खत्म, स्टैक गायब। एक चीज़ देखिए कि जो पहला बार कॉल हुआ था उसका ब्लॉक अभी यहीं है, ये भी कॉल होके ख़त्म हो गया, इसका ब्लॉक भी यहीं है, लेकिन इसका पॉइंटर वेरिएबल है कहीं पे, कहीं नहीं है। तो इसको यूज हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ना हमारा बोलता है कि मेमोरी को ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है, मतलब अब इसका कोई यूज नहीं है। इसको बोलते हैं मेमोरी लीकेज। तो इसको कैसे सही करेंगे, मतलब ऐसे ब्लॉक जो अब कभी यूज नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि उसका लिंक टूट चुका है, तो ऐसे ब्लॉक बोलते हैं कि वो जो आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीकेज का काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे सही करना है, उसके लिए एक फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्री। तो जैसे आपका इतना काम हो गया तो आपको पता है कि अब इसके आगे कुछ होने वाला है नहीं, तो आप क्या करें, एक फंक्शन कॉल करें फ्री, और ptr इसको पॉइंट करता है हर बार। मान लीजिए इसे ptr इसको पॉइंट कर रहा है, तो आप कर दीजिए फ्री और ptr। तो उससे क्या होगा, ptr जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी ब्लॉक डिलीट हो जाएगा इस फंक्शन से।
पीटीआर नहीं डिलीट होगा, पीटीआर तो रहेगा ही। फ्री पीटीआर जो है क्या करेगा, पीटीआर जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप मेमोरी लीकेज को बचा सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक मेमोरी ब्लॉक का कभी यूज नहीं होने वाला है, सारा लिंक टूटने वाला है, तो उसको लिंक को टूटने से पहले उसको फ्री कर दीजिए, यानी डिलीट कर दीजिए। आज हम लोग जो बोर्ड पे पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है और इस प्रोग्राम में देखिए हमने एक नया हेडर फाइल आज यूज किया malloc.h। क्यों? क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना है malloc। आपको बताया था ये malloc फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और वो है इस फाइल के अंदर malloc.h के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आपको malloc.h इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया नोट, उसके दो फील्ड हैं डेटा 1 डेटा 2। और इस लाइन में देखिए मेन फंक्शन के अंदर जो पहला लाइन है, हमने इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो अभी तक करते आ रहे थे, सिंपल स्ट्रक्ट नोड s1 कर दिया तो s1 नाम का आपको एक वेरिएबल मिल गया और उस वेरिएबल का साइज कितना होगा, उसके लिए मेमोरी में कितना ब्लॉक मेमोरी मिलेगा, 8 बाइट का। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के दो फील्ड है और दोनों इंटीजर है, तो 4 4 8 बाइट। तो इस स्ट्रक्चर के जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे तो क्या होगा, 8 बाइट का ही ब्लॉक आपको मिलेगा। तो ये लाइन करने से स्ट्रक्ट नोड s1 करने से आपको 8 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिल गया। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट ptr1 और इसमें s1 का एड्रेस डाल दिया। तो क्या होगा, ये जो 8 बाइट का मेमोरी मिला आपको s1 के लिए, उसका एड्रेस ptr1 में चला जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि s1 के मदद से और ptr1 के मदद से हम S1 का डेटा को प्रिंट करेंगे। S1 में क्या डेटा है 50-60, तो S1 के मदद से तो प्रिंट होगा ही, साथ साथ ptr1 के मदद से भी होगा। क्यों? क्योंकि ptr1 में S1 का एड्रेस है, तो वो आपको पता है S1 से अगर करना है तो S1 डॉट डेटा S1 डॉट डेटा 2 मतलब डेटा 1 डेटा 2। ptr1 के मदद से करना है तो ptr1 डीरेफरेंसिंग एरो डेटा 1, फिर ptr1 डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर या एरो डेटा 2। तो इस तरह से स्टैटिक वाले में काम होता था अभी तक, ठीक है। अब आइए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी ब्लॉक मिलता है उसका कोई नाम नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पे S1 करने से स्ट्रक्ट नोड S1 करने से आपको एक मेमोरी ब्लॉक मिला जिसका नाम था S1, यहाँ पे कोई नाम नहीं होता। ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करके जब आप 8 बाइट का ब्लॉक आप मांगते हैं कि हमको इस स्ट्रक्चर का एक ब्लॉक दो, तो 8 बाइट का आएगा, तो उसका कोई नाम नहीं होता। एड्रेस होता है, एड्रेस S1 का भी होता है। मतलब यहाँ पे S1 करके जब आप 8 बाइट मांगे थे तो एड्रेस तो उस समय भी मिला, लेकिन उस मेमोरी ब्लॉक का नाम भी था S1। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस होता है, नाम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि इसका एड्रेस रखेगा, क्योंकि एड्रेस मिल गया तो उसको कहीं तो रखिएगा तभी तो यूज कर पाइएगा। तो एक ptr2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवा के 8 बाइट का मेमोरी ले लीजिए, मतलब इस स्ट्रक्चर के साइज का, और वो ptr2 में डाल दीजिए। ptr2 जो है पॉइंट करेगा उस मेमोरी ब्लॉक को, 8 बाइट के मेमोरी ब्लॉक को, और फिर ptr2 के मदद से आप जो दो फील्ड होगा डेटा 1 डेटा 2 उसमें डेटा डाल सकते हैं 101 201 और प्रिंट करवाइए। तो सिर्फ पॉइंटर की मदद से ही कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। और एक बार जब इस्तेमाल हो गया तो आप फ्री कर दिया करें मेमोरी को। जब आप कहते हैं फ्री ptr2, इसका मतलब क्या हुआ, ptr2 डिलीट होगा? नहीं, ptr2 में जिस मेमोरी ब्लॉक का, ये जो 8 बाइट का मेमोरी ब्लॉक था वो डिलीट होगा। ptr2 में एड्रेस था ना इस 8 बाइट वाले मेमोरी ब्लॉक का, तो वो वाला डिलीट हो जाएगा मेमोरी ब्लॉक। ptr2 तो रहेगा ही। ptr2 एक पॉइंटर वेरिएबल है 4 बाइट का अलग से, और ये जो है करने से हमको 8 बाइट का स्ट्रक्चर वेरिएबल मिलेगा। तो जब आप करेंगे फ्री ptr2, इसका मतलब ptr2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दो। तो देखिए हमने वही सारे काम किए हैं। तो पहला तो आपको बता दिया कि S1 और ptr1 के मदद से ये S1 का डेटा प्रिंट कर रहे थे। फिर ptr2 के मदद से आप ptr2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट करवा सकते हैं 101 201, और एक बार जब काम हो जाए तो फ्री कर दिया कीजिए। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल पे, दूसरे एग्जाम्पल पे आइए। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक अलग से फंक्शन लिखे हैं जो कि बार बार नोड क्रिएट करेगा, ठीक है। नोड क्रिएट करेगा मतलब आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करा के मेमोरी ब्लॉक देगा।
तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर देखिए हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन अलग से लिखा है उसको कॉल किया है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। इसमें दो वैल्यू हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2, जो कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको पास करना पड़ेगा। तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने 4 बार कॉल किया और चारों बार ये दो वैल्यू पास किया, ठीक है। अंदर क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवा के इस स्ट्रक्चर का मेमोरी ब्लॉक ले रहे हैं। और वो जो मेमोरी ब्लॉक होगा उसमें दो फील्ड होगा, डेटा 1 डेटा 2। उसमें ये जो वैल्यू आया है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में जो वैल्यू आया है जिसने भी कॉल किया, जिसे यहाँ कॉल करते समय हम दे रहे हैं ना 22 33 45 44, हर बार दो वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हम इसमें डाल देंगे। ये जो मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे आया है उसके डेटा 1 और डेटा 2 में वैल्यू 1 वैल्यू 2 डाल देंगे और फिर इसको प्रिंट कर देंगे। एक बार आपने प्रिंट कर दिया तो फिर आप फ्री करें, डिलीट कर दें। ये अब काम हो गया, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आप डिलीट करना भूल गए जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि डिलीट करना भूल गए, ठीक है, तो क्या होगा मालूम, आप ये 4 बार कॉल करेंगे, 4 मेमोरी ब्लॉक बनेगा और सब जमा होते जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ये जमा होते जाएगा, हर बार ये ऐसे ही जमा होते जाएगा। और तो और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये तो जब जब आप कॉल करेंगे तब तब क्रिएट होगा और एक बार कॉल खत्म हो जाएगा तो ये पीटीआर गायब हो जाएगा, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है पीटीआर। लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक जस का तस वहीं रहता जाएगा। तो जब चौथा बार आप कॉल करेंगे, देखिए इस फंक्शन में हमने 4 बार कॉल किया है, ठीक है। तो जब चौथा बार आप कॉल करेंगे तो क्या सिनारियो होगा मालूम, अगर हम ये फ्री पीटीआर नहीं करते हैं तो होगा क्या कि चौथा बार कॉल होते ही ये पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा, पीटीआर नाम का, ठीक है। पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल, मेरा राइटिंग इस पे बहुत ही खराब बन रहा है, ठीक है। और ये पीटीआर इसको पॉइंट करेगा, जबकि इन तीनों को पॉइंट करने वाला पीटीआर वो तो जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म होता था, जैसे एक बार आपने फंक्शन कॉल किया, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन कॉल खत्म, दोबारा कॉल किया तो ये फिर से शुरू हो जाता है यही सारा काम। तो वो पीटीआर हर बार नया नया बनता है और पीटीआर जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुआ गायब, क्यों, क्योंकि पीटीआर लोकल वेरिएबल। जबकि ये जो मेमोरी एलोकेशन था, ये जो ब्लॉक आपको मिल रहा था, वो तो हीप एरिया में ऐसे ही जमा रहेगा। क्यों जमा रहेगा, क्योंकि आपने ये फ्री पीटीआर नहीं किया, अभी हमने कमेंट करके रखा। तो इस तरह से इस फंक्शन को 10-20 हजार बार कॉल करेंगे तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ढेर सारा ये मेमोरी ब्लॉक जो है ऐसे ही जमा होते चले जाएगा, ठीक है। इसीलिए फ्री पीटीआर करना बड़ा जरूरी है। तो फ्री पीटीआर करने का मतलब ये हुआ कि एक बार जैसे ही आपका काम हो गया, हमारा काम यही हो गया ना, प्रिंट विंट कर दिया, डेटा पास किया और प्रिंट कर दिया, तो वो जो है डिलीट हो जाएगा। जैसे ही इस फंक्शन का आखिरी लाइन ये आएगा, ये वाला जो है अपना डिलीट हो जाएगा। हर बार ये डिलीट होता चल जाएगा, सारा डिलीट होता जाएगा, ठीक है, हर बार। अब आइए एक आखिरी उदाहरण पे, इसमें देखें। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक लोकल फंक्शन लिखे हैं गेट नोड। ये क्या करेगा कि मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा और आपको उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। देखिए हमने यहाँ पे फ्री पीटीआर नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर देखिए तब समझ में आएगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया पीटीआर, और पीटीआर इज इक्वल टू क्या होगा मालूम, हम गेट नोड फंक्शन कॉल कर रहे हैं और गेट नोड फंक्शन क्या करेगा, ये जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसका एड्रेस जो है इस मेमोरी ब्लॉक का पीटीआर एक्स में है और रिटर्न पीटीआर एक्स। तो पीटीआर एक्स का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा पीटीआर में। तो हमने फ्री यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर फ्री यहाँ पे कर देंगे तो मेमोरी ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। तो ये जब इसको एक्सेस करने जाएगा पीटीआर का डेटा 1 पीटीआर का डेटा 2, तो क्रैश कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने फ्री कर दिया। तो इसलिए आपने चूंकि एड्रेस रिटर्न किया है तो डिलीट मत करें, पहले जिसको एड्रेस रिटर्न किया है उसको कंज्यूम तो करने दें, मतलब उस मेमोरी ब्लॉक का यूज तो करने दें उसको। तो देखिए ये बंदा क्या करेगा, पीटीआर 1 के डेटा 1 में पीटीआर, मतलब पीटीआर के डेटा 1 में पीटीआर के डेटा 2 में 201 301 भर दिया, फिर प्रिंट कर दिया। अब इसको जरूरत नहीं है, ये जो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस इसको मिला था उसका अब जरूरत नहीं उस मेमोरी ब्लॉक को, तो उसने फ्री कर दिया, फ्री पीटीआर।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिएट करते वक्त हमने ptrx किया और इसको डिलीट करने के लिए हम फ्री ptr कर रहे हैं। तो बता दूं कि हमेशा जब आप करते हैं फ्री ptr या फ्री ptrx तो क्या होता है, ptr जिसको पॉइंट कर रहा होता है इस मेमोरी ब्लॉक को, उसको डिलीट करता है, वो खुद नहीं डिलीट होता। तो अगर इस मेमोरी ब्लॉक को 5 लोग पॉइंट कर रहे हैं, ptrx ptr उसी तरह से 4-5 लोग और पॉइंट कर रहे होते हैं, किसी एक के भी मदद से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसके क्रिएट करते टाइम जिसको एड्रेस मिला था वही डिलीट भी करेगा। अगर इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस किसी के पास भी है, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के पास, तो वो उसको डिलीट कर सकता है फ्री फंक्शन कॉल करके। ठीक है, तो देखिए इसको रन करवाता, ये देखिए 201 301 401 501। ठीक है ना, देखिए 201 301 401 501। एक पॉइंटर में आपको एक चीज और बता दूं, मतलब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं, राइट, और क्रिएट करते वक्त एज्यूम कर रहे हैं कि हमको ये मेमोरी ब्लॉक मिला ही मिला है और एड्रेस डाल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेमोरी में जगह नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए चेक करना बड़ा जरूरी होता है कि ptrx इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये क्रिएट हो पाया सक्सेसफुली, तब आप रिटर्न करें। अगर जगह नहीं होगा ना आपके रैम में, तो ptrx में वैल्यू आ जाएगा नल, कहेगा अभी जगह नहीं है, हम आपको मेमोरी ब्लॉक नहीं दे सकते। ठीक है, नल नहीं है इसका मतलब क्रिएट हो गया। अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि हर बार क्रिएट हो जाएगा और एरर आ भी नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हर बार क्रिएट हो जाता। तो उसका कारण ये है कि हमारे लैपटॉप में बहुत सारे रैम हैं, मतलब बहुत रैम का साइज बहुत ज़्यादा है और हम उतना कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें मिल जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे रैम का साइज काफ़ी छोटा है और प्रोग्राम आपका काफ़ी बड़ा है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।